हूँ आपके साथ में श्वेता गर्ग। आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। अब वक्त तो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। बीएसएफ के जवानों की बड़ी कार्रवाई हुई है जिसमें पाक घुसपैठिए को मार गिराया है, जिसमें भारतीय क्षेत्र में घुसने की कर रहा था कोशिश। दरअसल बीएसएफ के जवानों ने 23 मई की रात गुजरात के बनासकांठा जिले में भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया है, जिसमें बीएसएफ के जवानों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके सीमा बाड़ की ओर बढ़ते देखा, जहां उन्होंने घुसपैठियों को चुनौती दी लेकिन वे आगे बढ़ता रहा, जिसमें उन्होंने गोली चलानी पड़ी। घुसपैठियों को मौके पर ही मार गिराया है और इस संबंध में बीएसएफ ने जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां बीएसएफ के जवानों ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें उन्होंने बताया कि बीएसएफ के जवानों ने 23 मई की रात गुजरात के बनासकांठा जिले में भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया है। बीएसएफ के जवानों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके सीमा पार की ओर बढ़ते देखा, जहां उन्होंने घुसपैठिए को चुनौती दी लेकिन वह आगे बढ़ता रहा, जिसमें उन्होंने गोली चलानी पड़ी और घुसपैठिए को मौके पर ही मार गिराया है। अब खबर रायपुर से है, जहां स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया है, जहां कोविड को लेकर हमारी तैयारी पूरी है, बेड आरक्षित है और डॉक्टर और अन्य स्टाफ भी पर्याप्त हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि कोविड को लेकर हमारी तैयारियां पूरी हैं और बेड आरक्षित हैं, वहीं डॉक्टर और अन्य स्टाफ भी पर्याप्त उपलब्धता है, जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर भी पर्याप्त हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में अभी कोविड का कोई मामला नहीं आया है। खबर रायपुर से आपको दिखाई जा रही है, जिसमें कोविड को लेकर सभी जगह पर तैयारियां की जा रही है और उसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कोविड को लेकर हमारी तैयारी पूरी है और बेड आरक्षित है और डॉक्टर और अन्य स्टाफ भी पर्याप्त है, जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर की भी पर्याप्त है। छत्तीसगढ़ में अभी कोविड का कोई मामला सामने नहीं आया है। देखिए, कोविड को लेकर हमारी तैयारी पूरी है। हमारे पास बेड्स रिजर्व हैं, दवाइयां उपलब्ध हैं। उसके लिए जो सेपरेट रूप से डॉक्टर और मैन पावर्स जो भी लगना है उसकी पूरी हम लिस्टिंग कर लिए हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे पास पर्याप्त हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में कोरोना के कोई भी केस नहीं है। केवल कुछ सोशल मीडिया वगैरह में देख रहा था कि कोरोना की बातचीत आ रही थी, पर छत्तीसगढ़ में किसी प्रकार का कोई केस नहीं है। छत्तीसगढ़ कोरोना में, देखिए, कोविड को लेकर हमारी तैयारी पूरी है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जो दक्षिण पश्चिम मानसून ने दी है दस्तक, जहां 24 मई को केरल में दे चुका है दस्तक। 1 जून है सामान्य तिथि, जो सामान्य तिथि से 8 दिन पहले दे चुका है दस्तक और आईएमडी ने इस संबंध में जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो दक्षिण पश्चिम मानसून ने दी है दस्तक, जो 24 मई को केरल में इन्होंने दे चुके हैं दस्तक, जहां 1 जून है सामान्य तिथि। वही सामान्य तिथि से 8 दिन पहले केरल में दे चुका है दस्तक और इस संबंध में मौसम विभाग ने दी है इसकी जानकारी। और अब खबर रोहतक से है, जहां देर रात हुआ है हादसा, जहां सुबह मिली है लाश, जहां खाई में पड़ा मिला 50 वर्षीय व्यक्ति का शव। ई रिक्शा ड्राइवर का संतुलन बिगड़ने से मौत हुई थी। दरअसल रोहतक जिला के कस्बा सांपला में वेरी रोड पर दुल्हेड़ा माइनर के नजदीक लगभग 50 वर्षीय व्यक्ति का शव सड़क किनारे खाई में पड़ा हुआ मिला है। साथ ही उसकी ई रिक्शा भी पड़ी हुई मिली। वहीं सूचना पर सांपला थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को सड़क किनारे से निकाला गया है और जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेज दिया गया है। वहीं पुलिस ने परिजनों के भी बयान दर्ज किए हैं।
वहीं पुलिस का कहना है कि मृतक व्यक्ति ई रिक्शा चलाता था और संतुलन बिगड़ने के चलते व्यक्ति ई रिक्शा के साथ खाई में गिर गया, जिसके चलते उसकी मौत प्रारंभिक जांच में दिखाई दे रही है। वह मृतक व्यक्ति सांपला के वार्ड नंबर 11 का रहने वाला है, जो 50 वर्षीय जसवंत है, जो ई रिक्शा चलाने का काम करता था। वहीं जसवंत के परिवार में उनकी पत्नी है और कोई औलाद नहीं है। वहीं पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारण का खुलासा हो पाएगा और जिस तरह के तथ्य सामने आए हैं उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। दिखाई जा रही है जब देर रात हादसा हुआ है और उस हादसे में सुबह के वक्त एक लाश मिली है। बताया जा रहा है कि ई रिक्शा चालक संतुलन खोने के चलते ये हादसा हुआ है। दरअसल रोहतक जिला के कस्बा सांपला में वेरी रोड पर दुल्हेड़ा माइनर के नजदीक लगभग 50 वर्षीय व्यक्ति का शव सड़क किनारे खाई में पड़ा हुआ मिला है। साथ ही उसकी ई रिक्शा भी पड़ी हुई थी। जहां सूचना पर सांपला थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को सड़क किनारे निकाला गया और जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेज दिया गया है। पुलिस ने बयान दर्ज किए हैं जहां पुलिस का कहना है कि मृतक व्यक्ति ई रिक्शा चलाता था और संतुलन बिगड़ने के चलते व्यक्ति ई रिक्शा के साथ खाई में गिर गया, जिसके चलते उसकी मौत प्रारंभिक जांच में दिखाई दे रही है। मृतक व्यक्ति सांपला के वार्ड नंबर 11 का रहने वाला 50 वर्षीय जसवंत है, जो ई रिक्शा चलाने का काम करता था। जो हमारा चाचा है। क्या नाम है? जसवंत। किस वार्ड का रहने वाला है? 11 नंबर वार्ड का। कैसे पता लगा उनका, कैसे क्या हादसा हुआ है? ये रात को एक्सीडेंट हो गया और हमने सुबह पता चला है, सुबह का उठाया वो भी 8 बजे। सुबह 112 से कॉल प्राप्त हुई थी। एक सांपला से कुलताना रोड पर मंदिर के पास से एक ई रिक्शा के साथ में एक आदमी डेड बॉडी खड़ी हुई। यहाँ पर आकर पता चला ये ई रिक्शा चलाने वाला था। तो यहाँ पे ये भी और मौके से ये पता लगा कि देखो ई रिक्शा का संतुलन बिगड़ गया और इसके। और अब खबर मुंबई से है, जहां मांडवा से मुंबई तक जल परिवहन सेवाएं होंगी बंद। सोमवार से बंद होंगी सभी जल परिवहन की सेवाएं। खराब मौसम के कारण समुद्री बोर्ड ने लिया है निर्णय। दरअसल सबसे महत्वपूर्ण और उपयुक्त मांडवा से मुंबई मार्गों की यात्री जल परिवहन सेवाएं सोमवार यानी कि 26 तारीख से बंद रहेंगी। जहां वर्तमान खराब मौसम के कारण समुद्री बोर्ड ने जल परिवहन बंद करने का निर्णय लिया है। मांडवा मुंबई जलमार्ग के साथ ही जंजीरा किले तक जल परिवहन सेवाएं भी करीब 30 सितंबर तक बंद रहेंगी। और इस बीच समुद्री बोर्ड ने जानकारी दी है कि भाऊचा धक्का से मांडवा रो सेवा, करंजा से रेव्स और अगरदंडा से दिग्गी तक यात्री जल परिवहन जारी रहेगा। जहां हर साल मानसून 7 जून के बाद सक्रिय होता है, लेकिन इस साल बारिश जल्दी आने वाली है और अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश शुरू हो गई है और इसलिए पीएनपी, अजंता और मालदार जैसे ऑपरेटरों ने उक्त दिन से परिवहन स्थगित करने का निर्णय लिया है। में हर साल लगभग 1.2 मिलियन नागरिक जल मार्ग से यात्रा करते हैं और इसके अलावा इस मार्ग पर बड़ी संख्या में निजी स्पीड बोट भी चलती है। चूंकि यह मार्ग गहरे समुद्र से होकर गुजरता है, इसलिए मानसून के मौसम में तूफानी हवाओं के कारण नावों के खो जाने और दुर्घटना होने की संभावना अधिक रहती है। वहीं समुद्र में उठ रही विशाल लहरों से नावें उबर नहीं पा रही, जहां एहतियात के तौर पर समुद्री बोर्ड हर साल गेटवे से मांडवा मार्ग पर यातायात बंद कर देता है। ठाणे से है, जहां ठाणे एमडी ड्रग्स केस में नीलोफर सेंडोल को मामला है, जहां मामले में नीलोफर सेंडोले को 6 जून तक मजिस्ट्रेट कस्टडी में रखा गया है, जहां बीते 100 दिन से फरार थी नीलोफर। दरअसल आपको बता दें कि ठाणे की एंटी नारकोटिक्स सेल ने करोड़ों की एमडी ड्रग्स तस्करी के मामले में वांटेड नीलोफर सेंडोले को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है, जहां नीलोफर बीते 100 दिनों से फरार थी। नीलोफर और उसकी साथी रुबीना बांद्रा दरगाह गली और महाड़ा ग्राउंड जैसे इलाकों में कुछ वर्करों के जरिए एमडी ड्रग्स बेचवा रही थी। ये लोग गुजरात से किलो के हिसाब से एमडी
मंगवाकर ठाणे के खेर इलाके में सप्लाई करवाते थे। दरअसल फरवरी महीने में ठाणे एंटी नारकोटिक्स सेल ने ठाणे के एक रूम से 2.5 करोड़ की एमडी ड्रग्स बरामद की थी, जो नीलोफर की बताई जा रही थी। उस वक्त नीलोफर फरार हो गई थी, लेकिन उसके परिवार के एक सदस्य और गुजरात के 2 लोगों को पकड़ा गया था। तब से ठाणे के एंटी नारकोटिक्स सेल उसकी तलाश में थी। वह समय समय पर अपनी लोकेशन बदलती रही। आखिरकार पुलिस को खबर मिली कि नीलोफर अपनी ड्रग्स पार्टनर रुबीना के साथ स्कूटी से मुंब्रा के कमरे की ओर जा रही है, जहां पुलिस ने पीछा कर विक्रोली हाईवे पर नीलोफर को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद नीलोफर को ठाणे सेशन कोर्ट की 5वीं मंजिल पर एडिशनल सेशन जज के श्री गणेश पवार के सामने पेश किया गया, जहां उसे 2 दिन की पुलिस कस्टडी मिली और इसके बाद आज फिर पेशी हुई, जिसमें कोर्ट ने नीलोफर को 6 जून तक मजिस्ट्रेट कस्टडी में भेज दिया है। दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जो दिल्ली एनसीआर में तेज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया है जारी, जहां दिल्ली एनसीआर में अगले 2 घंटे में बारिश के आसार। दिल्ली में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली एनसीआर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां दिल्ली एनसीआर में तेज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जब मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया है जारी, जिसमें दिल्ली एनसीआर में अगले 2 घंटे में बारिश के आसार हैं। वहीं दिल्ली में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली एनसीआर से बताई जा रही है। और अब खबर मौदा से है, जब मौदा नगर पंचायत में सफाई कर्मियों का आंदोलन हुआ है, जहां वेतन में कटौती से नाराजगी पर आंदोलन किया है। दरअसल आज की बड़ी खबर आपको मौदा से बता दें, जहां नगर पंचायत के सफाई कामगारों ने अचानक काम बंद आंदोलन शुरू कर दिया। जहां मौदा नगर पंचायत में आज सुबह 9 बजे सफाई कामगारों ने अपना काम बंद कर दिया और जोरदार आंदोलन शुरू किया। आरोप है कि फरवरी और मार्च महीने के वेतन के तौर पर उन्हें मात्र 4,000 से 4,250 ही रुपए दिए गए, जिससे वे बेहद नाराज हैं। वहीं कामगारों का कहना है कि आउटपुट बेस्ड सिस्टम और QR कोड जैसे तकनीकी तरीकों के चलते उनका सही मूल्यांकन नहीं हो रहा है। अधिकतर कामगार अशिक्षित हैं और उन्हें इस प्रक्रिया की जानकारी नहीं है, जिससे उनका शोषण हो रहा है। और इस आंदोलन को देखते हुए मौदा के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने नगर पंचायत के मुख्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कामगारों ने कम वेतन से अदा करने के कारण दोषी ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग की है। और कामगारों की मांग है कि प्रशासन इस गंभीर स्थिति का तुरंत संज्ञान ले और न्याय सुनिश्चित करे, वरना आंदोलन और भी उग्र हो सकता है। चुनाव आते हैं, जाते हैं और पार्टियां बनती हैं, बिगड़ती हैं, लेकिन ये देश रहना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी का यह कथन आज भी लोगों के दिलों पर राज करता है। आज भी राजनीतिक पार्टियां उनके इस कथन को भली भांति जानते हैं और समझते हैं। इसका उदाहरण पहलगाम हमले के बाद देखने को भी मिला है कि कैसे सभी राजनीतिक पार्टियां भारत की तरफ से किए जा रहे हमलों पर एक साथ खड़े रहे। लेकिन चुनाव के दौरान अपने अपने वादों को लेकर जो पार्टियां मैदान में उतरती हैं, उस वादों और मुद्दों को फिर से सभी एक दूसरे की घेराबंदी शुरू कर दी है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर्नाटक के दौरे पर गए थे, जहां पर उन्होंने अपने वादों को बताते हुए विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला था। तो आखिर क्या कुछ उन्होंने कहा था, इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर्नाटक के विजयनगर में संकल्प रैली में पहुंचे। आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं। इसी मौके पर सांसद राहुल गांधी कर्नाटक के दौरे पर है।
मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने विजयनगर हवाई अड्डे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं द्वारा जश्न मनाया गया। इसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सीएम सिद्धरामैया भी मौजूद रहे। पार्टी ने जहां एक तरफ पिछले 2 साल में जनता के लिए जो काम किए वो गिनाए, वहीं 1 लाख से ज्यादा लोगों को मालिकाना अधिकार देने का भी ऐलान किया। इस मौके पर लोकसभा एलओपी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बने 2 साल हो गए हैं। हमने चुनाव के दौरान 5 गारंटी देने का वादा किया था, जिसे हमने पूरे किए। कांग्रेस पार्टी की सरकार को 2 साल पूरे हुए हैं और हमने चुनाव के समय आपसे वायदे किए थे, 5 गारंटी देने के वायदे किए थे। बीजेपी के लोगों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ये काम पूरा नहीं करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये काम नहीं किया जाएगा। हमारा पहला वायदा, पहली गारंटी, गृह लक्ष्मी 2000 रुपए प्रति महीना 1 करोड़ महिलाओं को। आज मैं खुशी से कह सकता हूं कि करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में कर्नाटका की सरकार ये पैसा डालती है। दूसरा वायदा, गृह ज्योति, करोड़ों परिवारों को 200 यूनिट बिजली के फ्री में, ये भी वायदा हमने पूरा किया। तीसरी गारंटी, अन्नभाग्य, 4 करोड़ लोगों को 10 केजी अनाज। कर्नाटक में करोड़ों परिवार को ये अनाज मिलता है। शक्ति योजना, जिसमें हमने गारंटी करके कहा था कि महिलाओं को बस में जाने के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा, महिलाएं फ्री में बस में घूमेंगी। तकरीबन 500 करोड़ बस की ट्रिप्स कर्नाटका सरकार ने मुफ्त में दी हैं। 5वां वायदा, युवा निधि स्कीम, जहां हम 3 लाख युवाओं को महीने का 3000 रुपए देते हैं। हमने आपसे कहा था कि हम कर्नाटक के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा डालेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस गारंटी पूरी नहीं करेगी, लेकिन हमने अपनी गारंटी पूरी की है। बीजेपी का मॉडल है, वे 2 से 3 अरबपतियों को सारा धन पकड़ा देते हैं। ये अरबपति गांव और कस्बों में अपना पैसा खर्च नहीं करते। के जेब में डालते हैं तो ये पैसा मार्केट में जाता है, इससे प्रोडक्शन बढ़ती है, गांव गांव में पैसे का इंजेक्शन होता है। इस पैसे को आप अपने गांव में, शहरों में, कस्बों में खर्च करते हो और इस पैसे से कर्नाटक की अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचा है। बीजेपी के मॉडल में वो 2-3 अरबपतियों को सारा का सारा धन पकड़ा देते हैं। ये अरबपति अपना पैसा गांव में, कस्बों में नहीं खर्च करते हैं। ये लंदन में, न्यूयॉर्क में इधर उधर एसेट्स खरीदते हैं और आपका पैसा चुने हुए लोगों के हाथों में चला जाता है। उनके मॉडल में रोजगार खत्म होता है, हमारे मॉडल में रोजगार पैदा होता है। उनके मॉडल में अगर आप बीमार होते हो तो आपको कर्ज में डूबना पड़ता है। हमारे मॉडल में आप बीमार होते हो, आपके जेब में पैसा होता है इलाज कराने के लिए। कुल मिलाकर कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की 2 साल की उपलब्धियों को गिनाते हुए राहुल गांधी ने साफ संकेत दिया कि पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आने वाले चुनावों में कांग्रेस अपनी नीतियों और गारंटियों के आधार पर जनता के सामने आएगी। जहां कांग्रेस ने अपने 2 साल के कार्यकाल को चुनावी मुद्दा बनाकर जनता को साधने की कोशिश में जुटी हुई है, वहीं विपक्ष पर हमला बोलकर राहुल गांधी ने चुनावी जंग का बिगुल भी बजा दिया। श्रद्धा और सेवा की मिसाल बनी देवभूमि उत्तराखंड एक बार फिर एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनी, जब गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब ऋषिकेश से श्रद्धालु के पहले जत्थे को चमोली जिले स्थित विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब के लिए रवाना किया गया। उत्तराखंड के इस शुभ अवसर पर उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संयुक्त रूप से इस जत्थे को हरी झंडी दिखाई थी, जहां लंगर, सेवा, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत यह आयोजन अतिथि देवो भव की भावना से सशक्त उदाहरण बन गया। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। इस शुभ अवसर पर उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संयुक्त रूप से यात्रियों को हरी झंडी दिखाकर उनकी यात्रा की शुरुआत कराई। परमार्थ निकेतन आश्रम के आध्यात्मिक प्रमुख स्वामी चिदानंद सरस्वती की उपस्थिति में इस आयोजन को और भी दिव्य बनाया गया। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं।
11 लाख श्रद्धालुओं ने अभी तक दर्शन कर लिए हैं और आज यहाँ से हेमकुंड साहिब यात्रा का पहला जत्था भी रवाना हो रहा है। 25 तारीख को हेमकुंड साहिब के द्वार खुलेंगे। सभी व्यवस्थाएं वहां पर पूरी व्यवस्थित तरीके से की गई है। सभी यात्री ठीक प्रकार से अपनी यात्रा करें, ठीक प्रकार से दर्शन करें, उसकी सारी व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से वहां पर व्यवस्थित की गई है, बनाई गई है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हेमकुंड साहिब, केदारनाथ दोनों जगह जाने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रोपवे का स्वीकृति प्रदान कर दी है और इस रोपवे के बनने के बाद जो यात्रा हेमकुंड साहिब और केदारनाथ की कठिन यात्रा होती है, वो कठिन यात्रा आने वाले समय में बहुत आसान यात्रा हो जाएगी। सुप्रीम सेक्रीफाइस का एक दृश्य दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि पूरे राष्ट्र की जो भावना है वो इकट्ठी हुई है। पूरे उत्तराखंड के लिए ये बहुत सौभाग्य का दिन है कि पूरी दुनिया से, पूरे भारत से हर एक गुरु नानक नाम लेवा, हर एक सिख यहाँ आए हैं और हम सब का एक उनको देवता के रूप में, अतिथि देवो भव के रूप में उनको देखते हैं। और मैं आज के दिन में शासन को, प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, हर एक उत्तराखंडी को, मैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतनी मेहनत की है उन्होंने ताकि हर यात्री की, हर उस श्रद्धालु की जो यात्रा है वो सफल हो। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता की भी सराहना करते हुए कहा कि तीर्थ यात्रा के अनुभव को सुलभ और सुरक्षित बनाना सरकार की प्राथमिकता है। मैं आज इस क्षण के ऊपर में माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो कहा वो किया। उन्होंने कहा कि हेमकुंड साहिब का रोपवे, उन्होंने जो कहा केदारनाथ जी का जो रोपवे है उसके लिए जो प्राथमिकता दी है, उसके लिए जो बजट दिया है, फाइनेंस दिया है, तो ऐसा लगता है कि हमारा भी ये समय है कि हम संकल्प लें कि राष्ट्र सुरक्षा में, राष्ट्र सेवा में, राष्ट्र निर्माण में और भारत का जो सभ्यता और संस्कृति है, जो परंपरा है, मूल्य है, सिद्धांत है, इस वक्त में किस प्रकार से हम संकल्प लें ताकि अपने राष्ट्र को एकदम विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु की तरफ लेके जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कार्यक्रम के बाद गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब ऋषिकेश में आयोजित भव्य लंगर में हिस्सा लिया और श्रद्धालुओं के साथ बैठकर भोजन ग्रहण किया। इस दौरान दोनों ने यात्रियों से संवाद भी किया और उनका हालचाल जाना, इसके साथ शुभकामनाएं भी दी। हर साल लाखों श्रद्धालु हेमकुंड साहिब की कठिन चढ़ाई कर गुरु गोविंद सिंह जी की तपस्थली के दर्शन करते हैं। इस बार की यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक मानी जा रही है। न केवल श्रद्धालुओं की संख्या को देखकर बल्कि सरकार की ओर से की जा रही आधारभूत सुविधाओं और भविष्य की यात्रा को और भी आसान बनाने वाली योजनाओं के कारण भी उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार के संयुक्त प्रयासों से यह यात्रा श्रद्धालुओं के लिए न केवल एक धार्मिक कर्तव्य है बल्कि एक सुखद और यादगार अनुभव भी बन। इस शुभ देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़। नमस्कार।